गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, यहाँ पे हमला करें, तो तब से भारत का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। तो भारत का मध्यकालीन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुस्लिम आक्रमणकारियों के इतिहास से, ठीक ना। तो भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। भारत में किन किन लोगों ने किन किन जगहों से भारत पे आकर आक्रमण किए। तो सबसे पहले जो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे वो अरब देश से आए थे, तो इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक ना। और जो कि हम इसमें देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पे आता है, आक्रमण करता है, उसमें विजय प्राप्त कर लेता है और बहुत सारे धन दौलत और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आता है। इसका मेन मकसद ये था, यहाँ पर एक राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आता है। तो चूंकि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, क्योंकि वो असफल हो गए थे, तो आज इसका हम लोगों का विस्तृत जो लेक्चर होगा वो मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो अरब के थे इसके। फिर बाद में तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, तो उनके बारे में देखेंगे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज हम लोगों का विस्तृत लेक्चर होगा मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब के थे, तो इसको अब देखेंगे हम लोग। तो भारत पे जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे अरब देश से, उनका नाम था, ये 712 ईस्वी में आए थे, बुदैला और उबैदुल्ला। ये दो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और चूंकि ये असफल हो गए थे। फिर उसके बाद भारत पर जो सफल आक्रमणकारी आता है, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत के राजा दाहिर के साथ युद्ध लड़ता है और उस युद्ध का नाम है रावण का युद्ध। रावण के युद्ध में राजा दाहिर की पराजय हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। और सिंध प्रांत की जब उसके बाद जो राजधानी है वो ब्राह्मणवाद और आरोह थी, ठीक ना। तो अरबों की सिंध विजय का जो हमें प्रमाण मिलता है वो चचनामा यानी फतहनामा ग्रंथ से हमें मिलता है, और इसके जो रचनाकार हैं वो है अली मोहम्मद। अली मोहम्मद ने अपने चचनामा ग्रंथ में इस रावण का युद्ध का वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और फिर देखो, भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, तो इसका मेन उद्देश्य था यहां से धन दौलत, ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी लूटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मकसद था। तो यहां से आया, आक्रमण किया, विजय प्राप्त किया, बहुत सारा यहां से धन दौलत लेकर ये अपने देश वापस चला गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। चूंकि जब ये मुल्तान को जीता तो वहां पे बहुत ज्यादा सोने का भंडार मिला। जब इसने जिस क्षेत्र को जीता था, जिसका नाम है मुल्तान, 713 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने इसको जीता था, तो वहां पे बहुत ज्यादा सोने का भंडार मिला था, और इसलिए उस मुल्तान को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सोने का भंडार प्राप्त हुआ। और मुल्तान की जो राजधानी है अल मंसूरा, ठीक ना। मुल्तान की राजधानी क्या है? अल मंसूरा है, ठीक ना। तो अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबों ने, चूंकि अब जब अरब देश से आक्रमणकारी भारत आते हैं तो उनका मेन मकसद था यहाँ से ज्यादा धन दौलत लेके जाना
और अपने इस्लाम धर्म का कितना ज्यादा प्रचार प्रसार करें। तो उसके लिए यहाँ पे कई सारे मुस्लिम लोगों ने भारतीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहना स्टार्ट किया। मुस्लिमों ने भारतीय संस्कृति को सीखा, भारतीय भाषा को सीखा, भारतीय पहनावा त्योहार, मतलब पूरी तरह से ये लोग एक दूसरे की संस्कृति का, भाषा का, विचारों का आदान प्रदान किए दोनों लोगों ने, ठीक ना। जो आज के समय भी हम लोग जो भी हिंदी भाषी लोग हैं या जो उर्दू भाषी, अरबी भाषी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं जो अरबी होता है, उर्दू होता है। तो कहीं ना कहीं ये उसी समय का ये जो लोग अपने विचारों को लोगों के साथ मिलजुल कर अपने संस्कृति को यहाँ पर भारत में स्थापित किए। और भारतीयों ने अपने, ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल भारतीय के ऊपर अपने संस्कृति को, ये लोग भारतीयों से भी भारतीय संस्कृति के बारे में सीखें और जाने। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण जब ये लोग मिलजुल कर भारत में रहने लगे तो अरब और हिंदी संस्कृति जब मिश्रण हो गया तो अरब वासियों ने भारत से, क्योंकि भारत में उस समय खगोल क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र में और गणित क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान था, ठीक ना। तो जब अरब आक्रमणकारी आए तो साथ में यहाँ पर खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किए, बहुत कुछ सीखे और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किए। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा किसी का अगर प्रभाव था व्यापार पर तो अरब वालों का ही था। तो उसके पहले वास्को डी गामा के आने से पहले, क्योंकि अरब देश भारत से व्यापार करते थे और अरब वहां से भारत से व्यापार करके उसका व्यापार अगला जो करते थे वो यूरोप के साथ करते थे। तो दोनों का मीडिएटर एक तरह से थे अरब देश, यूरोप और भारत, क्योंकि यूरोपीय लोग जो थे भारत के बारे में उस समय नहीं जानते थे, ठीक ना। और सर्वप्रथम अरबवासियों ने और हाँ, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, सबसे पहले अरबवासियों ने ही हिंदू कहकर संबोधित किया और उसी हिंदू से हमारे देश का नाम बना हिंदुस्तान, ठीक ना। और आगे देखेंगे, जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, यहाँ पे निवास स्थान करने लगे, यहाँ पे रहने लगे, तो उन्होंने पर्दा प्रथा का बहुत तीव्र से इसका विकास किया। यानी जो हमारे भारत में पर्दा प्रथा स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम अरब आक्रमणकारियों का ही ये संस्कृति थी जो भारतीयों में भी इसका प्रसार प्रसार हुआ। और जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने कई सारे भारतीयों के ऊपर कर लगाए, जैसे जजिया कर, जकात, खराज, कई सारे ऐसे कर लगाए, ठीक ना। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। और जजिया जो कर था एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था, यानी भारतीयों से सुरक्षा के नाम से उनसे एक कर लिया जाता था जिसका नाम था जजिया कर, ठीक ना। तो जजिया कर आप लोगों को समझ में आ गया। और जजिया कर से जब जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था तो इसने 5 लोगों से इस कर से मुक्ति दिया था, जिसमें सबसे पहले बच्चों से, बूढ़ों से, ब्राह्मण से और जो विकलांग होते थे और जो महिलाएं होती थी। तो इस 5 लोगों से मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से मुक्त किया था, ठीक ना। और बाद में कई सारे मुस्लिम शासक आए भारत में, अपना शासन स्थापित किए, जो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिरोज शाह तुगलक जो थे वो पहले से जो मोहम्मद बिन कासिम था उन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक ना। तो जजिया कर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था, ठीक ना। इन 5 लोगों के ऊपर जजिया कर से मुक्त किया था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने ब्राह्मणों पर भी
जजिया कर लगा दिया था। फिर अकबर जब आता है 1564 ईस्वी में, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, ठीक ना। और फिर जब उसके बाद पुनः जब औरंगजेब शासन में आता है तो 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगा देता है, ठीक ना। और औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजों से भी जजिया कर ले लिया था, लगा दिया था उनके ऊपर भी। तो भारत में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो भारत में कई सारे मुस्लिम विद्वान भी आए थे, जिन्होंने कई ऐसे लेखक रचनाकार आए थे जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहासकार और भारतीय विद्वानों से के द्वारा जो रचनाएं रची गई थी, ठीक ना, तो उन सभी का अपने भाषा में अनुवाद करके उसका अपने देश अरब देशों में उसका प्रचार प्रसार किए। जैसे विशु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ठीक ना, तथा चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किए। तो ऐसे करके भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय विद्वानों द्वारा जो रचनाएं की गई थी उन सभी का अरबी भाषा में अनुवाद किए। तो अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती की थी। अरबों ने जब अरब यहाँ पर आके रहने लगे तो अरबों ने भारत में सबसे पहले सिंध प्रांत में ऊंट पालने की प्रथा का शुरुआत किया था, ठीक ना। और साथ में खजूर की खेती जो होती है वो हमारे अरब देश से ही भारत में शुरुआत किए थे अरबों ने। तो ये सारे अरब आक्रमणकारी का जो हमें इतिहास पूरे विस्तृत के साथ देखने को मिलता है वो चचनामा ग्रंथ में ये सारे इतिहास में अरब आक्रमणकारियों के बारे में पता चलता है। और सुलेमान के आदेश पर फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु सुलेमान के आदेश पर, सुलेमान शासक जो था अरब का, उसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी जाती है, ठीक। अब ये हमारा अरब आक्रमणकारी का जो इतिहास था वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होता है। अब जब इसके बारे में आगे देखेंगे कि जो और कौन कौन से मुस्लिम शासकों ने भारत में मुस्लिमों का प्रचार प्रसार किया था, भारत में आक्रमण किए थे, तो तुर्क आक्रमणकारी के बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।